हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत समय के बाद फिर से वीडियो बनाई। पीछे वीडियो बनाने के लिए इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 2021 में टीजीटी का पेपर चल रहा था और उसमें हमें अपनी भी प्रिपरेशन कर ली थी, तो इस वजह से वीडियो बनाना छोड़ दिया था। उन्हीं अपने नोट्स की बदौलत आज मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब पर हूँ और एज ए गवर्नमेंट टीचर वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे अपने नोट्स हैं, मेरे हैंडमेड नोट हैं और इन्हीं से मुझे सिलेक्शन भी मिला एंड थैंक गॉड और मेरे टीचर्स का। मैं ये अपने नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ नोट्स हैं मेरे जो मैंने टाइप भी कर लिए हैं। टाइपिंग में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद मैं ये हैंडमेड जो थे मेरे नोट्स वो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। इसी से मुझे सिलेक्शन भी मिला है। अभी फ़िलहाल कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स डेट्स हैं और जॉन मिल्टन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ समय के बाद इनकी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिलेगा और इम्पोर्टेंट लाइंस मिलेंगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी इम्पोर्टेंट लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी से। जॉन मिल्टन, जैसा कि जो भी स्टडी कर रहे हैं उन्हें सभी को लगभग पता ही होगा कि 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट में चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और इनकी डेथ नीचे आएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि नवंबर 8, 1674 को इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मदर का नाम सारा जेफरे, फादर का नाम जॉन मिल्टन, और इनके फादर जो वर्क करते थे वो क्या थे? स्क्रिवनर थे। एक स्क्रिवनर आप जानते ही होंगे कि एक ऐसा पर्सन जो विल्स वगैरह, वसीयतनामे वगैरह लिखते हैं। और इनके फादर म्यूजिक कंपोज़र भी थे चर्च के अंदर। जॉन मिल्टन की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 1620 में, जब ये 12 ईयर ओल्ड थे, तब सेंट पाउल स्कूल लंदन में इन्होंने एडमिशन ले लिया था और 1625 में क्रिस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। और आपको पता ही होगा कि क्राइस्ट कॉलेज के अंदर इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहते थे, इनका नाम पड़ गया था। ये स्पाउस के बारे में, इनकी शादियों के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन जो इन्होंने शादी की थी 1642 में मैरी पावल से की थी, जिसकी एज 17 ईयर थी, यानी खुद से आधी उम्र की लेडी के साथ इन्होंने शादी की थी। और मैरी पावल की डेथ 1652 में हो गई थी, ये भी याद रखना है आपको। इनकी दूसरी मैरिज 1656 में कैथरीन वुडकॉक से हो गई थी, जिनकी डेथ 15 मंथ के बाद ही हो गई थी। और उस वक्त जब इनकी डेथ हुई थी तो ये भी प्रेग्नेंट थी, और मतलब इन्होंने बच्चों को जन्म दिया था और उसके कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद 1663 में एलिजाबेथ मिंशल, जो कि 30 साल छोटी थी मिल्टन से, 30 साल। और इस एलिजाबेथ मिंशल के साथ जब ये मैरिज कर रहे थे तो इनके बच्चे, जॉन मिल्टन के बच्चे, उस मैरिज के ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि हाँ भाई जॉन मिल्टन दोबारा से शादी करें। उसके बाद इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं तो इनके लिए एक ये इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। प्यूरिटन थे ये याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है ये भी बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट के बारे में। पैम्फलेटियर थे और हिस्टोरियन, सिविल सर्वेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ पीरियड में के बारे में आप पढ़ेंगे। ओलिवर क्रॉमवेल आया था एक, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। इनकी डेथ के बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर इनकी डेथ है 8 नवंबर 1674, ही डाइट ऑफ गॉट। ये एक बार पूछा जा चुका है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई थी, क्या बीमारी थी इनको। कहाँ पर बरीड हुए थे, दफन हुए थे, उस चर्च का नाम क्या था, सेंट गाइल्स चर्च और क्रिपल गेट ऑफ लंदन। ये याद रखना है आपको। एज कितनी थी, 65 ईयर एज थी इनकी। मिल्टन के सिबलिंग्स कितने थे, 6। मिल्टन के भाई बहन कितने थे, कुल मिलाकर सब ये 6 थे। और इसमें यह भी है कि इन्होंने जो फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन था इनका, जो कि टू साम्स डन एट एज 15, यानी 2 साम्स थे, यानी कि एक तरह से लोकगीत वगैरह होते हैं वो थे। आगे बात करते हैं। 1625 से लेकर 1649 तक कैरोलिन एज कहलाती है। ये याद रखना है आपको। एज के बारे में, टाइम के बारे में पूछ लेते हैं और मिल्टन के बारे में पूछ लेते हैं कि किस किस एज में ये रहे हैं। इसके बाद 1625 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये एडमिशन ले चुके थे। मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट। इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इनका फेस ओवल था, यानी लड़कियों की तरह इनका फेस था, और इनके फेस की वजह से इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहते थे। आगे चलते हैं। 1625 में के बाद 1626 में इनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड हुए थे, क्योंकि इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था अपने ट्यूटर से, विलियम चैपल से। इसको आप याद कर सकते हैं कि विलियम चैपल के साथ इनका चप्पल चल गया था, इसीलिए इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। और फिर उसके बाद ये कुछ समय के बाद रिटर्न टू हिज फैमिली इन लंदन, ये अपनी फैमिली के साथ लंदन को लौट गए थे, जहाँ पर इन्होंने लिखना शुरू किया, पोइट्रीज़ वगैरह लिखना शुरू की। और इसके बाद ये वापस कैम्ब्रिज आए, और इनका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गए थे, और इनके नए टीचर का नाम था नथेनियल टोवे। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही, नथेनियल टोवे ने ही इनको सही तरीके से ट्रीट किया, और इन्होंने हिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए इनको मोटिवेट किया था। आगे चलते हैं। ऑन दिसंबर 25, 1629, एज 21, he composed ode on the morning of Christ nativity। ये याद रखिएगा। एज क्या थी, एज भी याद रखिएगा। और दिन क्या था, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। तो 25 दिसंबर यहाँ पर शो भी हो रहा है, तो उससे ही पता चल रहा है मॉर्निंग थी। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट पोएम के रूप में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, बस आपको सब छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है। आगे चलते हैं। इनका बीए कंप्लीट हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1629 में, और इनका एमए कंप्लीट हुआ 1632 में। एट कैम्ब्रिज ही रोट मैनी लैटिन वर्स और प्रोल्यूशंस। प्रोल्यूशन क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीच बाई स्टूडेंट, एक ऐसी स्पीच जो स्टूडेंट्स के द्वारा पब्लिक में दी जाती है। ये वर्ड्स याद कर सकते हैं आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि मिल्टन से जुड़ा हुआ है तो आ भी सकता है। ऑन शेक्सपियर 1630 में, ये लास्ट वाले टीजीटी के एग्ज़ामिनेशन में भी आया था पब्लिश के ऊपर, जिसमें 1630 और 1632 इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। समझ ही नहीं पा रहे थे सबकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ने 1630 को मान लिया और 1632 को नहीं माना। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन जिन पर डिस्प्यूट होता है वो भी एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी कि ऑन शेक्सपियर जो सोनेट है, ये एपिताफ है शेक्सपियर के ऊपर,
जो कि सेकंड फोलियो में 1632 में पब्लिश हुआ था। लेकिन ये एक बार पहले भी 1630 में भी पब्लिश हो चुका था। इस वजह से बोर्ड ने शायद 1630 माना है, लेकिन इसके बारे में एक बार आप भी सर्च कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो आपको भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज मिल्टन लिव्ड विद हिज फैमिली, ये फैमिली हो गया है, यहाँ पर फैमिली है, इन हॉर्टन, और ये वर्किंगमशायर है, यहाँ पर भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, वकिंगमशायर है यहाँ पर, वकिंगमशायर, जो 17 माइल फ्रॉम लंदन ही यूज्ड टू स्टडी टिल मिडनाइट, और ये कब आधी रात तक पढ़ा करते थे, कभी आधी रात से पहले ही नहीं सोए, इसी वजह से इनकी आई साइड भी चली गई थी और ये ब्लाइंड हो गए थे। खैर ये हॉर्टन के बारे में याद रखिएगा, हॉर्टन पीरियड के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हॉर्टन पीरियड क्या है और इन्होंने कब से कब तक है, 1632 से लेकर 1637 तक, और इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन कंपोजिशन कंप्लीट किया है अपना। 1631 यहाँ पर आते हैं, 1631 में इन्होंने ऑन हैविंग अराइव एट द एज ऑफ 23 ये अपनी पोएम लिखी थी। जब ये, और ये यहाँ पर भी याद रख सकते हैं आप कि जब 23 ईयर्स के ये हो गए थे तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, और 1631 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये माइनर से पॉइंट्स हैं जो आप काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 1632 में एल एलेग्रो और इल पेंसेरेसो, एलेग्रो खुशी में और पेंसेरेसो पेंसिव मूड में, तो इसका भी याद रखिएगा। इसके बारे में भी यहाँ से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एक लाइंस के बारे में, यानी कि लाइंस के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से मैंने ये वहीं से हैंडमेड वाला रख दिया है आपके सामने। चलिए देखते हैं, शायद आपको सही से नज़र आ रहा हो या नहीं, लेकिन फिर भी आ जाएगा सही से नज़र। 1632 में है, इन्होंने आर्कटीज़ लिखी थी जो कि एक मॉस्क है, और मॉस्क आप जानते ही होंगे, जो इनका बहुत ज़्यादा एक फेमस मॉस्क और हैं कॉमस के नाम से, वो भी आप याद कीजिएगा, और उसके बारे में तो खैर आपको डिटेल वगैरह बताई ही जाएगी, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए जाएंगे डिटेल में। फ़िलहाल अभी डेट्स के साथ इनके कुछ वर्क्स के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। 1634 इल पैट्रॉन, इसने ये लिखी थी इन दिस पोएम ये मैं नेट बंद कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। इन दिस पोएम ही थैंक्ड हिज फादर फॉर असिस्टिंग हिम, ये इल पैट्रॉन जो पोएम इसने 1634 में लिखी थी, तो इसके अंदर इसने अपने फादर को शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। 1634 में कॉमस आ गया, इसके कैरेक्टर्स वगैरह को आपको याद करना होगा, और कॉमस का आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, जो उसने वर्चुअस के बारे में अपनी वर्चुअसनेस के बारे में गुणों के लिए बताया, किस किस के, चैस्टिटी के वगैरह। चलिए वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन बाद में करेंगे, फ़िलहाल डेट्स के साथ आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 1637 में हिज मदर डाइड बरीड इन हॉर्टन, इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी और उनको हॉर्टन में ही बरीड किया गया था, दफनाया गया था। नवंबर 1637 में क्या हुआ था, ही रोट लिसिडस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूरी लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। पास्टोरल इलेजी है जिसको मोनोडी भी कहते हैं, और लास्ट हॉर्टन पोएम है, यानी कि हॉर्टन एज की जो 32 से 37 तक है उसको आपको याद रखना है, उसकी लास्ट पोएम है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। 1638 में स्प्रिंग का टाइम था, इसने एक टूर बनाया फ्रांस के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए और इटली के लिए। इटली पहुँचे थे ये यहाँ से। अब फ्रांस में
इन फ्रांस ही मेट ह्यूगो ग्रोटियस। इटली में इनसे मिल, ये इटली के रहने वाले थे और ये फ्रांस के अंदर इनसे मिले थे। ये एक पोएट थे ह्यूगो ग्रोटियस और स्टेटमैन थे, प्ले राइटर थे और जूरिस्ट भी थे, यानी जज वगैरह इन इटली के अंदर। और ये फ्लोरेंस में जो है गैलीलियो से मिले थे, जो गैलीलियो को आप सब जानते ही हैं, एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 1639 में, जुलाई 1639 में रिटर्न होम, ये अपने घर वापस लौट आए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है सिविल वार का र्यूमर चल रहा था, सिविल वार का र्यूमर फैल चुका था, तो इस वजह से ये अपने घर वापस लौट आए। जुलाई 1639 में कंपोज एपिताफियम डेमोनेसिस, इलेजी है ये, याद रखिएगा। अपने फ्रेंड चार्ल्स डिडोटी के लिए ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। अगर ना भी पूछा जा चुका है तब भी आपको याद रखना होगा कि एपिताफियम डेमोनेसिस किसके लिए, किसके लिए लिखी गई है इलेजी? चार्ल्स डिडोटी के लिए, जो इनके फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। और इसे लेमेंट फॉर डेमन भी कहते हैं। ये एपिताफियम डेमोनिस का मतलब ही समझ लीजिए एक तरह से कि लेमेंट फॉर डेमन, डेमोनिस आ गया तो डेमन हो जाएगा। मिल्टन ने एंटीप्रिलेटिकल ट्रैक्ट भी लिखे हैं, ये याद रखिएगा। कितने लिखे हैं? 5 हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन लिखा है इन्होंने, चर्च गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखा था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, सबसे छोटा है ये, यानी साइज में सबसे छोटा है, तो ये याद रखिएगा आप। ये एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट है। और एक एनिमेड वर्ज़न ये भी है, बिशप हॉल के ख़िलाफ़, एक बिशप हॉल जो उस टाइम प्रीस्ट थे उनके ख़िलाफ़ था ये। उसके बाद 1642 में इन्होंने ये 2 और लिखे, द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटली। ये प्रीलेटी जो होता है पादरी होता है, यहाँ पर एंटी प्रीलेटिकल आपने समझ ही गए होंगे अब कि पादरियों के ख़िलाफ़ था एक तरह से ये। उसके बाद इन्होंने अपोलॉजी फॉर सिमैक्टिमनस, जिसको हम किसी दूसरे नाम से एन अपोलॉजी फॉर ए पैम्फलेट, ये हो गया। इन्होंने अपोलॉजी मांगी थी जब इन्होंने बिशप हॉल के ख़िलाफ़ लिखा था, तो उसमें इन्होंने कुछ उनके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें अनजाने में लिख दी थी जो उनसे रिलेटेड नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने एन अपोलॉजी फॉर ए पैम्फलेट के लिए लिखी थी, अपोलॉजी मांगी थी, यानी उनसे माफ़ी मांग ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1642 इनकी एज उस वक्त कितनी हो गई थी? उनकी एज हो गई थी 34। मिल्टन मैरिड 17 ईयर ओल्ड मैरी पावल, यह अभी पीछे बता भी चुके हैं कि मैरी पावल से इन्होंने शादी की थी, मैरिज की थी। और इनके फादर का, मैरी पावल के फादर का नाम क्या था? रिचर्ड पावल, ए रॉयलिस्ट फैमिली, जो कि एक रॉयलिस्ट फैमिली से थे, यानी राजा महाराजाओं की फैमिली से थे। और ये दोनों की शादी होने के कुछ दिन तक तो साथ रहे, लेकिन दोनों को साथ रहना पसंद नहीं आया और इन दोनों की शादी टूटने की कगार पर आ गई। दोनों अलग अलग रहने लगे थे, जिसकी वजह से इनमें तलाक, डाइवोर्स वगैरह भी होने लगा था। और उसी से इन्होंने डाइवोर्स ट्रैक्ट वगैरह भी लिखे हैं, क्योंकि शादी से ये खुश नहीं थे। ठीक है, और 1642 में अनहैप्पी इन हिज मैरिज, आ गई बात वहीं पे कि इन्होंने अपनी शादी से खुश नहीं थे। ही रोट ए पैम्फलेट कंडेमिंग इंग्लिश डाइवोर्स लॉ, इन्होंने इंग्लिश डाइवोर्स लॉज के ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको वो रूल्स वगैरह पसंद नहीं थे। अपनी मर्ज़ी से कोई शादी से अलग नहीं हो पाता था, इस वजह से ये। अब इनके डाइवोर्स ट्रैक्ट के बारे में भी अभी आएगा नीचे, चलिए देखते हैं। 1644 में इन्होंने, ये याद रखिएगा, हाँ, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, इसके बारे में ये लिखा है इन्होंने।
और इसी के बाद जो है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूस्टर वगैरह भी लिखी है इन्होंने, या आता अभी आएगा नीचे, सब इसकी डिटेल्स वगैरह आएगी नीचे। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, उसके बाद 1644 में जजमेंट ऑफ मार्टिन बूस्टर कंसर्निंग डाइवोर्स, ये एक मार्टिन बूस्टर जज थे। और ये उसके बाद 1644 में ये अलग हैं, डाइवोर्स ट्रैक्ट नहीं है ये दोनों 1644 वाले, ये ऑफ एजुकेशन और एरियोपेगेटिका है। ये तो आपको पता ही है कि एरियोपेगेटिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रेस के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा था। और ऑफ एजुकेशन, इनसे जब एजुकेशन के बारे में कुछ अपना मांगा गया था कि भाई हाँ एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए, तब इन्होंने ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखा था। डिटेल में बताएंगे बाद में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स वगैरह। 1645 में इन्होंने टेट्राचोर्डन लिखा है, और इसका जो मीनिंग है ये याद रखिएगा, कभी कभार मीनिंग पूछ सकता है इसके बारे में। वैसे डेट पूछ सकता है कि भाई ये किसका वर्क है, तो 1645 में मिल्टन का, और 1645 में कोलेस्टेरियन भी, ये भी आ सकता है, तो इसका भी मीनिंग याद रखिएगा आप। मीनिंग क्या है, टेट्रा तो 4 को कहते हैं, तो 4 स्ट्रिंग्ड हो गया, 4 स्ट्रिंग हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल रॉड ऑफ द पनिशमेंट होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, आप देख लीजिएगा। रॉड, ROD, रॉड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये यहाँ पर आ गया है, ले लिया गया है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर ROD रॉड यानी कि डंडा है पनिशमेंट वाला, ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये मेन चीज़ आ जाती है कि डाइवोर्स ट्रैक्ट के बारे में देख लीजिए। मिल्टन को इनको डाइवोर्स ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, और इन्हीं ट्रैक्ट के लिखने की वजह से मिल्टन द डाइवोर्सर भी कहा जाता है। इन्हीं ट्रैक्ट्स की वजह से, यानी इन पत्रों की वजह से, लिखने की वजह से। आगे देखते हैं, 1645 में मैरी पावेल मिल्टन के पास लौट आई थी। मैरी पावेल 1645 में लौट आई, 1642 में शादी की, अब 3 साल के बाद लौट आई। चलो क्यों लौट आई होंगी। 1647 में देखते हैं, 1647 में इनके फादर की डेथ हो गई थी, 1647 में। अब यहाँ पर 1649 देखेंगे, 1649 के बारे में। किंग चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली फांसी दे दी गई थी, बीहेडेड कर दिया था, यानी उनका सिर कलम कर दिया था। ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर्स के द्वारा, यानी ओलिवर क्रॉमवेल के साथियों के द्वारा इनको, किंग चार्ल्स को पब्लिकली फांसी दी गई थी एक तरह से, ठीक है। आगे, और मिल्टन भी क्रॉमवेल के साथ था, ओलिवर क्रॉमवेल के साथ मिल्टन था। इस बारे में भी थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी समझ में तो आ ही गया होगा कि हाँ भाई 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बीहेडेड किया गया था। कुछ जगह मैंने लिखा हुआ देखा था कि फांसी दे दी गई थी, लेकिन कुछ जगह ये दिया है कि बीहेडेड कर दिया था, यानी उनका सिर कलम कर दिया गया था। और ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर्स के द्वारा, और मिल्टन भी ओलिवर क्रॉमवेल का सपोर्टर ही था, और ये रिपब्लिकन था, एक तरह से रिपब्लिकन यानी जनता के साथ देने वाला। और इनकी जो वाइफ थी वो रॉयलिस्ट फैमिली से थी, कुछ इस वजह से भी इनके आपस में विचार नहीं मिलते थे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा, 1649 से, ये याद रखिएगा, अच्छी बात है, 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड है, जिसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं और प्यूरिटन इंटीग्रेनियम भी कहते हैं। प्यूरिटन एज भी कहते हैं और प्यूरिटन इंटीग्रेनियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 1649। 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा था
किंग चार्ल्स फर्स्ट को लोगों के द्वारा मारने का बचाव किया गया था इसके अंदर। यानी भीड़ ने जब चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया था तो उसके बारे में जॉन मिल्टन ने लिखा था, और उन्होंने ये कहा गया था कि ऐसे राजा को बीहेडेड या उसको राजगद्दी पर से हटा देना चाहिए, चाहे वो टायरेनिकल हो या ना हो। इस वर्क की वजह से, इसी वर्क की वजह से, याद रखिएगा, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, इसकी वजह से मिल्टन को सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग एंड क्रॉमवेल, इस गवर्नर यहाँ पे गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया था। ये याद रखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन। सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग टू क्रॉमवेल। और इसके बाद मिल्टन की सैलरी बन गई थी और स्कॉटलैंड में अस्थायी रूप से इनको घर भी दे दिया गया था, स्कॉटलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1649 में ही इकोनोक्लास्टिक एंड एक्सप्लिक डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, यानी इन्होंने उसका रेजिसाइड कहते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, राज हत्या जो होती है, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को डिफेंस किया था लोगों के सामने कि भाई हाँ ठीक है, सही हुआ, उसको मार दिया, सही हुआ है, लोगों के सामने उसका बचाव कर दिया। और इसमें चार्ल्स फर्स्ट को ही उसने गिल्टी मान लिया था और ये भी कह दिया था कि हाँ भाई चाहे किसी भी तरीके से करो, अत्याचारी को हटा देना चाहिए, चाहे वो अत्याचार के तरीके से हटाया जाए या फिर शांति के साथ हटाया जाए, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है सेक्रेटरी वाला, याद रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। अच्छा इसी पेज पर है अभी। 1650 में ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई, एक आँख की रोशनी गई थी, याद रखिएगा। और 1651 में डिफेंसियो प्रो पापुलो एंजेलिकानो, फर्स्ट डिफेंस इनका इन्होंने लिखा था यहाँ पर, इनका फर्स्ट डिफेंस जो कहलाता है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो और एंजेलिकानो। 1652 में मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मिल्टन कब बने थे और किस वजह से बने थे। तो आपको याद रखना है कि 1652 में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे और ग्लूकोमा इनको बीमारी हुई थी। बीमारी का नाम क्या था इनकी? ग्लूकोमा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एक पेज। अच्छा ग्लूकोमा 5 मई 1652 हिज वाइफ मैरी पावेल डाइड, उनकी वाइफ मैरी पावेल की डेथ हो गई थी। ये भी याद रखना है कि उनकी 1652 में आँखों की रोशनी भी चली गई थी और 1652 में ही उनकी वाइफ की डेथ भी हो गई थी। और ये भी याद रखिएगा इसमें कि इनकी जो आँखों की रोशनी गई थी, आई साइट जो ख़त्म हो गई थी, वो 44 साल की एज में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको याद रखना है फिर भी। और इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी मैरी पावेल की, ठीक है। ये इसमें सीधा भी लिख रहा है। चौथा बच्चा डेबोरा के जन्म के 3 दिन बाद, कुछ समय के बाद मिल्टन का बेटा जॉन डाइड, और कुछ समय के बाद जो है मिल्टन का बेटा जॉन था, वो उसकी भी डेथ हो गई थी। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पर 1652 डिफेंसियो सेकेंडा, ये सेकेंड डिफेंस आया इनको। पहला एंजेलिकानो आ गया था, दूसरा ये आ गया डिफेंसियो सेकेंडा। सेकेंडा के नाम से भी याद रह सकता है आपको, यानी सेकेंड डिफेंस 1654 में इनका आया। चलिए आगे चलते हैं। 12 नवंबर 1656 में इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक
वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक से शादी कर ली इन्होंने। इसकी डेट याद रखिएगा 1656 में, ठीक है। उसके बाद 3 फरवरी को शी आल्सो डाइड, यानी उसकी भी डेथ हो गई। कैथरीन नामक बच्चे को जन्म देते हुए, यानी एक बच्चे को जन्म दे रही थी वो, उसके बर्थ ले रहा था, तो उस बच्चे का नाम क्या था? कैथरीन। बच्चा और वाइफ दोनों की डेथ हो गई थी, ये याद रखिएगा। आगे 1658 है, इन्होंने एक वर्क लिखा, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। ये जो इन्होंने सोनेट नंबर भी याद रखिएगा, सोनेट नंबर 23 है। इसका नाम क्या है? दूसरा नाम है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ये याद रखिएगा आप। और इन्होंने इसको डेडिकेट भी किया था 1658 में अपनी वाइफ को, यानी सेकंड वाइफ को, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1659 में चार्ल्स सेकंड राजगद्दी पर बैठ गया और रेस्टोरेशन एज की वापसी हो गई, यानी रिस्टोर हो गया। मिल्टन को अरेस्ट कर लिया गया, लगभग 2 मंथ के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया था और ओलिवर क्रोमवेल का साथ दिया था, जिसकी वजह से चार्ल्स फर्स्ट के बेटे यानी चार्ल्स सेकंड ने इसको अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, और जेल में डाल दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने वर्क यहाँ पर लिखे, जेल में ही लिखे थे शायद ये वाले वर्क। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, द लाइकलीएस्ट मीन्स टू रिमूव हेयरिंग फ्रॉम द चर्च। उसके बाद यहाँ पर रेस्टोरेशन एज आ गई 1660 से लेकर 1700 तक, ठीक है। यहाँ पर ये एज आ गई, ये याद रखिएगा 1660। द रेडी एंड ईजी वे टू इस्टेब्लिश फ्री कॉमनवेल्थ, 1660 में ये इनका वर्क आया। एक वर्क और आया 1660 में, ब्रीफ नोट अपॉन ए लेट सरमन, ये इन्होंने यहाँ पर 1660 में करा। उसके बाद जो है 1663 पे आ जाएंगे, इन्होंने 3rd मैरिज करी एलिजाबेथ मिंसल से। हिज डॉटर्स ऑब्जेक्ट हिज मैरिज, इनकी डॉटर्स ने इनकी मैरिज का अपोज किया था, विरोध किया था। आज की वीडियो में इतना ही, और हैंडमेड नोट्स हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद आपको देंगे क्रिटिकल एप्लीकेशन, यानी पोएम्स के बारे में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ प्रोज के वर्क, और कुछ इनके जो कॉमर्स मार्क्स वगैरह हैं उनमें से भी आपको दिया जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, राइटर्स की कमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियोस देखने के लिए। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वैसे तो अभी वीडियो और भी अच्छे से बनेंगी, फ़िलहाल काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई गई हैं, तो इसलिए थोड़ा बोलने में भी और शायद बनाने में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर दिया जाएगा। लेकिन नोट्स आपको बेटर और बेस्ट ही मिलेंगे, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। शेयर करें, प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।